हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया हो? बस 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 भाई। तुम लोग इतना खुश क्यों हो? इतना खुश क्यों हो? आवाज आ रही है? माइक नहीं चल रहा है क्या? हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही? क्यों? हेलो 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 हेलो, आ रहे हैं ना? हल्का आ रहा है। इनको भेजना, इनको गार्ड को बुलाना, इनको इनको। भाई क्लास में माइक का इशू है, भेजो किसी को। क्लास में माइक का इशू है, भेजो किसी को, भेजो। हाँ, आप करोगे? तो मैं भेजो, जल्दी भेजो। गर्मी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? वैसे हम आते हैं तो गर्मी तो बढ़ी जाती है। क्यों? रियलिटी है भाई, इसमें क्या दिक्कत है? आवाज नहीं आ रही? आ रही है ना? थोड़ा सा बुलाने बढ़ाने के लिए बुला लिया है, आ जाएगी और थोड़ा पास कर लेता हूं, अब ठीक है? तुम लोग आवाज नहीं आ रही, माइक का इशू है। हाँ भाई। कितने लोग इस बैच में जो सोचते हैं कि उनका बैच इवनिंग में होता तो मजा आ जाता, 2 बजे से 7 बजे वाला बैच होता ना तो मजा आ जाता? कितने लोग हैं सोचते हो ऐसा? मॉर्निंग ठीक है? मॉर्निंग ठीक है? ओके फाइन, ठीक। आवाज नहीं आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। यार मैं वहां पहुंचूंगा नहीं भाई, मैं छोटा हाइट का हूं। हाँ हाँ, बुलाया है मैंने, बुलाया है। हेलो हेलो, आओ, सही करो। उस दिन जैसे खराब नहीं करना, खराब नहीं करना। हेलो 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 हेलो, आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, आ रहा है? अब आ रहा है? अब आ रहा है? अरे तुम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो यार, आ रहा होगा यार। आ रहे हैं ना? लड़कियां सही बोलती, आ रहे हैं ना? आ रहा है उधर? तुम्हारा भी आ रहा है। चलो भाई, बस बस शांत। देख रहे हो यार, ये क्या है? अब ठीक है। चलो तो हेडिंग डालेंगे, एक नया चैप्टर जिसका नाम है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आईयूपीएसी नहीं डालेंगे, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको क्या लगता है आईयूपीएसी ये नेम होता है? कॉमन नेम भी एक चीज होती है। पिछले 10 साल में हर साल एक क्वेश्चन कॉमन नेमिंग का आया है। ध्यान दीजिए, पिछले 10 साल में हर साल एक क्वेश्चन कॉमन नेमिंग का आया है। चाहे वो ऑप्शन में आए, चाहे वो किसी रिएक्शन में आए, चाहे वो कैसे भी आए, एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर हेल्प करके जाएगा। ठीक है? तो हेडिंग डालेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आइए हेडिंग डालिए, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपके यहां स्टार्ट ही करना था ना, पढ़ाया नहीं था ना नेमिंग? कुछ स्टार्ट करना था आज। लास्ट टॉपिक आपका वो हुआ था क्लासिफिकेशन। चलो ठीक है, बढ़िया। हाँ, तो सुनेंगे और समझ समझ के लिखेंगे। ठीक है? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ले लो पूरे दुनिया में, उसको 2 तरह से नेमिंग किया जा सकता है। ठीक है? बहुत बाद में आईयूपीएसी अपना रूल दिया कि ऐसे ऐसे नेमिंग करना है, लेकिन आईयूपीएसी से पहले भी कुछ साइंटिस्ट ने कॉमन नेमिंग बताया हुआ था। ठीक है? आईयूपीएसी बाद में आया है,
उससे पहले कॉमन नेमिंग एग्जिस्ट करता था, बट अब कॉमन नेमिंग यूज नहीं होता है। बट सवाल आते हैं, बट क्वेश्चंस आते हैं तो बढ़ना पड़ेगा। बट इंडस्ट्री में, आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में अब आईयूपीएसी नेमिंग ही यूज होता है। अब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कॉमन नेमिंग से नहीं बुलाते वहां पे, ठीक। आईयूपीएसी नेमिंग क्यों पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ईयर में आपके पास 4 सब्जेक्ट होता है मेडिकल कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में, उसमें से एक सब्जेक्ट होता है फार्मा, ठीक। और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पास इन दैट सब्जेक्ट। मेजॉरिटी लोग क्रॉस लेके बैठे होते हैं, ठीक है। उसके डिफरेंट रीजंस हैं। प्राइमरी रीजन की आपको लगता है कि मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ना नहीं है, वही रीजन है, पढ़ोगे तो पास तो हो ही जाओगे। फार्मा में जितने भी आपको पढ़ना है वो सब यहां से कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी की याद आएगी। फार्मा में जो भी आपको पढ़ना है यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहां काम आएगा। वहां दवाओं की आवाज नहीं आ रहा है, नहीं क्लियर नहीं आ रहा, ये देखो टो टो कर रहा है। हाँ, ये इशू पहले से वो कर देता हूं मैं। आपके टेलीग्राम ग्रुप में कुछ कोई फॉर्म आया है, आप में से जितने भी लोग इवनिंग वाले बैच में जाना चाहते हो, खुद से, कोई फोर्स नहीं है। अगर आप जाना चाहते हो कि सर मुझे इवनिंग में पढ़ने में मजा आता है, तो आप इवनिंग वाले फॉर्म को भरिएगा, हम आपको उठा के वहां बैठा देंगे, ठीक है। आवाज का इशू है भाई, लास्ट क्लास में भी हुआ था, ठीक है। आवाज फट रहा है, आवाज क्लियर नहीं है और टोटो आवाज आ रही है। हेलो 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 हेलो, माइक चेक, माइक चेक, हेलो, आ रहा है? जनता की डिमांड पे पेश है, सही है, सही है। हेलो 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 हेलो, अब ठीक है? इवनिंग के लिए ना, बोल दिया उन्होंने बोला, बोल दिया बंद। जिसको जिसको इवनिंग बैच में जाना है, इवनिंग में पढ़ना है, इवनिंग का टाइमिंग है। यार ये हो करके आवाज आ रही, क्या हो रहा है? इवनिंग में जाना चाहते हो, सेम चल रहा है, सेम सिलेबस है, सेम टीचर है, सेम क्लास है, 2:15 से लेके 7:30 तक की क्लासेस हैं। उसमें भी जो रूटीन यहां फॉलो होता है वो रूटीन यहां फॉलो होगा। आप चाहें तो वो बैच ऑप्ट करके कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे यहां आना चाहते हैं। देयरफॉर ऊपर ही होगा, ऊपर ही होगा, सारे ड्रॉपर बैच उसी पे चलेंगे, ऊपर वाले क्लासरूम्स में, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन फिल द फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, आप आना चाहते हैं आइए, वहां पे पढ़िए। आज ही करना है, उसके बाद ऐसा संभव नहीं है। अभी क्लास के बाद कर लेना, अभी मोबाइल नहीं चला लेना, क्लास के बाद कर लेना आप लोग। चलिए, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं बता रहा था कि आगे ये बहुत काम आएगा, और आपको किस्मत अच्छी रही तो 8 नंबर हेल्प करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। रीजन, एक क्वेश्चन कॉमन नेमिंग का हर साल आता है, आपके पास भी आएगा, इस साल भी आया था, आपके पास भी आएगा। और अगर किस्मत बहुत अच्छी रही तो आईयूपीएसी भी आ जाएगा। तो कॉमन नेमिंग 4, आईयूपीएसी नेमिंग 4। लेकिन आईयूपीएसी आएगा तो आपके 4 नंबर क्या, पूरे नीट एस्पायरेंट जो पढ़ा है उसके 4 नंबर आएंगे, तो उसमें आपका कोई एज नहीं है। वो सबका सही होगा, आपका भी सही होगा, वेरी नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन जितने नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं उतने नॉर्मल आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि अपने को अच्छे लेवल का पढ़ना है, आइसोमेरिज्म में बहुत काम आएगा। अपने को अच्छे लेवल में पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन में काम आएगा। जब ऑर्गेनिक के चेन रिएक्शन होंगे, मैं इसी बोर्ड पे एक साथ 50 रिएक्शन कराऊंगा। जब हम ऑर्गेनिक के चेन रिएक्शन कराएंगे तो पहला कंपाउंड दिया, उसमें Cl2 डाला, अगले में फिर OH डाला, फिर CN डाला, ऐसे करके 50-50 रिएक्शन कर रहे होंगे दिवाली के आसपास, ठीक है। पूरा ऑर्गेनिक ऐसे सेट होगा दिमाग में, ठीक है। उससे बाहर ना, मतलब पिछले 5 साल में तो नहीं गया है, मैं पिछले 6 साल से आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं, उससे बाहर तो नहीं गया है 6 साल में, तो वही आएगा। तो उसके लिए आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग का स्ट्रॉन्ग होल्ड होना बहुत जरूरी है। लेक्चर नंबर 1 है आज, बेसिक बेसिक होगा। लेक्चर नंबर 2 में थोड़ा सा एडवांस वर्जन जाएंगे।
लेक्चर नंबर 3 तक पूरा स्ट्रॉन्ग कर देंगे आपको कॉमन नेमिंग में। उसके बाद हम आईयूपीएसी में एंटर कर जाएंगे। सिमिलरली आईयूपीएसी मिलेगा आपको 6 लेक्चर, ठीक। तो कुल मिला के अगले 12 या 14 15 तारीख तक, वैसे 12 तारीख का टारगेट था बट वो 15 तक जाएगा, 3 दिन और आगे तक आपका पहला मतलब सेकंड चैप्टर फिनिश होगा ऑर्गेनिक का, ठीक। और दिमाग में छप जाएगा, उसकी गारंटी मेरी। आइए लिखेंगे समझ के पहले। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको 2 तरीके से ही नेम किया जा सकता है, कोई अदर तरीका नहीं है, ना आज तक बना है ना आगे बनेगा। 2 ही तरीका है जिससे उसका नाम लिख सकते हो, ठीक। एक है कॉमन नेमिंग, दूसरा आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक। कॉमन नेमिंग को ट्रिवियल नेमिंग भी बोला जाता है, कॉमन नेमिंग को ट्रिवियल नेमिंग भी बोला जाता है, और आईयूपीएसी नेमिंग को जेनेवा नेमिंग भी बोला जाता है। जेनेवा एक जगह का नाम है जहां पे आईयूपीएसी वगैरह की फॉर्मेशन हुई थी, उसी के नाम पे जेनेवा नेमिंग इसको बोला जाता है। तो कुल मिला के अभी तक अपने बस एक वर्ड समझा, एक लाइन समझा, वो यही है कि नेमिंग 2 ही तरीके में की जा सकती है, कॉमन नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग। कॉमन नेमिंग का दूसरा नाम ट्रिवियल नेमिंग, आईयूपीएसी का दूसरा नाम जेनेवा नेमिंग। 2019 में आपके पेपर में सवाल आया, व्हाट इज द ट्रिवियल नेम ऑफ मीथेन, ठीक है, व्हाट इज द ट्रिवियल नेम ऑफ मीथेन। तो ट्रिवियल नेम कॉमन नेम सेम है, एनसीईआरटी में सेम दिया हुआ, अपने को सेम मानना है, हालांकि दोनों अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज सेम, सो विल अंडरस्टैंड इट सेम, ठीक है। अब सुनो इसके हिस्ट्री। बहुत पुराने जमाने में, इधर रिसेंट जमाने में आईयूपीएसी आया है, नए जमाने में आईयूपीएसी आया है, इससे पहले कॉमन नेमिंग आया, उससे भी पहले जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लोगों को नहीं थी तो ट्रिवियल नेमिंग साइंटिस्ट ने दे दिया था। अब ट्रिवियल नेमिंग कैसे देते थे साइंटिस्ट, कोई भी ऑर्गेनिक है, जैसे मीथेन आया, उसका ट्रिवियल नेम लोगों ने कैसे सोचा, एसिटिक एसिड है, उसका ट्रिवियल नेम कैसे सोचा। तो कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम का एक फंडा है, हमेशा यह पता करना कि वो कहां से निकलता है, कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, कहां से, मतलब आप मानो तो कहां से उसका जन्म हो रहा है, कहां से उसका फॉर्मेशन हो रहा है, कहां से वो कंपाउंड आ रहा है, सोर्स पे डिपेंड करना है। सोर्स के बेसिस पे कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम दिया जाता है। किसी भी कंपाउंड का कॉमन नेम, जैसे मैं एसिटिक एसिड को कॉमनली विनेगर भी बोलते हैं, सुना होगा। फॉर्मिक एसिड को फॉर्मिका भी बोला जाता है। ये सब क्यों बोला, एसिटिक एसिड को क्यों बोला विनेगर, क्योंकि वो विनेगर से बनता है एसिड, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है, तो उसका सोर्स क्या है, विनेगर, तो कॉमनली उसको विनेगर बोल दिया। जैसे मैं आगे पढ़ा रहा हूं अभी, फॉर्मिक एसिड एक कंपाउंड होता है, फॉर्मिक एसिड रेड एंट्स में होती है, रेड एंट समझते हो, लाल चींटी, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड वहां पाया जाए, उसका सोर्स क्या है, रेड एंट, और रेड एंट का बायोलॉजिकल नेम आपको पढ़ाया जाता है बायो में, रेड एंट का बायोलॉजिकल नेम शायद कहीं ना कहीं बताया जाता है, फॉर्मिकस होता है, नहीं बताया जाता तो हम बता देते हैं, फॉर्मिकस होता है। फॉर्मिकस से बनने वाला एसिड फॉर्मिक एसिड, ठीक है। विनेगर से, विनेगर को बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, एसिटम, बताऊंगा अभी सब कुछ, बस अभी समझा रहा हूं। विनेगर से पाए जाने वाला एसिड एसिटम, इसीलिए एसिटिक एसिड, विनेगर का दूसरा नाम होता है एसिटम। जैसे मीथेन को, जो 2019 में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पहला लाइन है वो, मीथेन इज ऑल्सो नोन एज मार्स गैस। मीथेन मार्स गैस क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो मार्शी प्लेस में मिलता है। मार्शी प्लेस क्या होता है, दलदल वाली जगह, तो दलदल वाली जगहों से मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। तो मीथेन गैस का सोर्स क्या है, मार्शी प्लेस, उसी के नाम पे उसका ट्रिवियल नेम रख दिया मार्स गैस। तो कोई भी ट्रिवियल नेम अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों है, व्हाई इट इज नोन एज मार्स गैस, क्योंकि उसका सोर्स है। फॉर्मिक एसिड को क्यों फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। विनेगर क्यों बोलते हैं एसिटिक एसिड को, सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। मिथेनॉल को वुड स्पिरिट बोला जाता है, मिथेनॉल को वुड स्पिरिट बोला जाता है ट्रिवियल नेम, क्यों, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से मिलता है। एआईपीएमटी होता था 2013 में, याद है, ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये पहला पैराग्राफ ऑफ एनसीईआरटी दिया हुआ है, ठीक है। दोनों 5 तो ट्रिवियल नेम आपको पढ़ने हैं टोटल, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में 5 है, पढ़ने को आप 50 पढ़ सकते हैं। ट्रिवियल नेम बहुत सारे हैं, हजारों हैं। आपकी एनसीईआरटी में 5 दिया गया है, 2 पैराग्राफ के अंदर, 1 समरी के अंदर और 2 क्वेश्चन के अंदर, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूं, 5 एक जगह आपको करा दूंगा, उससे बाहर ट्रिवियल नेम आज तक नहीं आया ना आगे आएगा। अभी तक 2 ही ट्रिवियल नेम पूछा है और दोनों इसी से आए हैं।
5 आपको टोटल पढ़ना है। ठीक, आइए नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अब स्टार्ट करते हैं फ्रेश। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, बकवास किए, उसको समझना नहीं होता है। नेमिंग 2 तरीके से होगी। ठीक, पहला तरीका को आप लिखेंगे साथ साथ में, पहले तरीके को आप लिखेंगे कॉमन नेमिंग और दूसरे तरीके को आप लिखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग। आइए, पहले तरीके को आप लिख रहे हैं कॉमन नेमिंग, या फिर हम क्या बोलते हैं उसको, ट्रिवियल नेमिंग। कॉमन नेमिंग या फिर हम क्या बोलते हैं बच्चों उसको, ट्रिवियल नेमिंग। उसी तरह इधर आ जाओ, आईयूपीएसी नेमिंग बोलते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग, या फिर इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं जेनेवा नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग और क्या बोलते हैं, जेनेवा नेमिंग। अब ये आईयूपीएसी नेमिंग जेनेवा नेमिंग अभी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, 2 लेक्चर बाद आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले कॉमन नेमिंग पूरा फिनिश करते हैं, फिर आईयूपीएसी पे आराम से जाएंगे। अब कॉमन नेमिंग और ट्रिवियल नेमिंग कैसे करते थे, सोर्स पे डिपेंडेंट था। कॉमन नेमिंग ट्रिवियल नेमिंग कैसे देते थे साइंटिस्ट, सोर्स पे डिपेंड कर रहा था, तो इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स। कॉमन नेमिंग और ट्रिवियल नेमिंग डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ द कंपाउंड, डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड कहां से बन रहा है, कंपाउंड कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, दैट उसी को बोलते हैं हम सोर्स। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कॉमन नेमिंग और ट्रिवियल नेमिंग। चलिए नेक्स्ट, अब आप काम करेंगे, चार्ट की तरह बनाएंगे मेरे साथ ही, 5 कंपाउंड का चार्ट बनाएंगे अपन, 5 ही ट्रिवियल नेमिंग आपको पढ़ना है। आइए, सबसे पहले लिखते हैं यहां पे कंपाउंड। कौन से 5 कंपाउंड है जरा ध्यान देना। सबसे पहले बेटा आपको मीथेन के बारे में पूछा गया है। जो दूसरा कंपाउंड है बेटा वो है आपके सामने मिथेनॉल। मीथेन के बाद दूसरा कंपाउंड है मिथेनॉल। मिथेनॉल के बाद दूसरा कंपाउंड यूरिया है, सॉरी। तीसरा कंपाउंड जो है वो है बेटा आपके सामने मिथेनॉल। जो चौथा कंपाउंड आपको जिसका ट्रिवियल नेम आपके एनसीईआरटी में है वो है आपके सामने फॉर्मिक एसिड। और जो 5वां है इसके आगे आपको नहीं जानना है, दैट इज एसिटिक एसिड। यही 5 कंपाउंड है जो एनसीईआरटी में घुमा फिरा कर ट्रिवियल नेम दिया है, और ट्रिवियल नेम कॉमन नेम एक ही है। सबसे पहले ट्रिवियल नेम आया था, लेकिन जब कॉमन नेम आया तो लोगों ने उसको मर्ज कर दिया, कि बोला कि जो ट्रिवियल नेम थे वही कॉमन नेम है। ट्रिवियल नेम बहुत कम कंपाउंड्स के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक, तो ट्रिवियल नेम सबसे पहले आया था। बाद में जब कॉमन नेमिंग का रूल बनाया साइंटिस्ट ने, तो ट्रिवियल नेम को ही कॉमन नेम बोला जाने लगा। ठीक है, इसीलिए आजकल क्या पढ़ाया जाता है, दोनों सेम है। बट हुआ कैसे था, ट्रिवियल पहले आया था, बाद में उसको मर्ज कर दिया गया कॉमन नेम में। आइए, कंपाउंड जो है आपके सामने उसका फॉर्मूला क्या होगा। मीथेन का फॉर्मूला थोड़े पढ़े लिखे तो हो ही आप, क्या होता है, CH4 होता है, एक कार्बन का कंपाउंड है CH4। बहुत बढ़िया। यूरिया हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, यूरिया हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, नहीं को नहीं, NH2CO NH2। मिथेनॉल ये अल्कोहल है, और मिथ मतलब एक कार्बन होगा, तो क्या आपके सामने ये है CH3OH। बढ़िया है। फॉर्मिक एसिड की बात कर लेते हैं, तो एक कार्बन का एसिड है HCOOH। एसिटिक एसिड 2 कार्बन का एसिड है CH3COOH। अब थोड़ा सा नजरें स्क्रीन पे होंगी, नजरें ऊपर होंगी, ध्यान देना। आगे जब सेकेंड लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो आपने सुना होगा कि एक कार्बन को आईयूपीएसी में मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन को ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंटेक्स एंड सो ऑन। ठीक, उसी तरह कॉमन नेमिंग में एक कार्बन को फॉर्म बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन को आईयूपीएसी में मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट ऐसे चलता है। कॉमन नेमिंग में एक कार्बन को फॉर्म बोलते हैं, FORM, फॉर्म। और कॉमन नेमिंग में 2 कार्बन को एसीट बोलते हैं, ACET। ठीक है, अब ध्यान देना, फॉर्म है यानी कि एक कार्बन होगा, एक कार्बन है। देखो ध्यान से, आगे ये पूरा क्लियर होगा, जस्ट बता रहा हूं। यहां एसीट लिखा हुआ है, तो कॉमन नेमिंग में एसीट का मतलब 2 कार्बन होता है। तो यहां पे देखो, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां है। ठीक है, हल्का सा मैं इसको आइडिया देता हूं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, HC डबल बॉन्ड OH, ये हमने फंक्शनल ग्रुप में देख रखा है। एसिटिक एसिड है, इसका तो हमने स्ट्रक्चर भी किया हुआ है, CH3C डबल बॉन्ड OH।
क्लियर है? नो डाउट। चलो, तो कंपाउंड है, फॉर्मूला है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका ट्रिवियल नेम क्या होता है, आइए समझते हैं। व्हाट इज द ट्रिवियल नेम ऑफ दिस कंपाउंड? व्हाट इज द ट्रिवियल नेम? ध्यान से समझना, व्हाट इज द ट्रिवियल नेम? मीथेन का ट्रिवियल नेम, साइंटिस्ट ने मीथेन का ट्रिवियल नेम क्या रखा था? तो साइंटिस्ट ने मीथेन को, जब ये ओरिजिनेट ही हो रहा था, साइंटिस्ट ने मीथेन को बेटा मार्स गैस बोला था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आ चुका है। साइंटिस्ट ने मीथेन को मार्स गैस बोला था। अब मैंने आपको बोला ट्रिवियल नेम कैसे रखते थे साइंटिस्ट? सोर्स पे डिपेंड करता था। तो ये जो है ना ट्रिवियल नेम इसलिए रखा गया था क्योंकि इसका सोर्स क्या है? मार्सी प्लेस। इसमें लिखेंगे मीथेन जो है ऑब्टेन्ड इन मार्शी प्लेसेस। जितने भी दलदल वाली जगह हैं, जितने भी दलदल वाली जगह हैं, वहां पे मीथेन मिलता है। क्योंकि दलदली जगह पे मिल रहा है, उसी के रिलेटेड इसका ट्रिवियल नेम हो गया। बाद में ट्रिवियल नेम को ही कॉमन नेम बोल दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान से। कई बार ऐसे कंपाउंड होंगे जिनका कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम एक होगा। कई बार ऐसे कंपाउंड आपको मिलेंगे जिनका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम सेम होगा। इसका कोई रिलेशन नहीं है, साइंटिस्ट की मर्जी थी, रख दिया। जैसे मेरा नाम मेरे घर वालों ने विशाल रख दिया। अब मैं पूछ नहीं सकता क्यों रखा। समझ गए? ये वाला स्टंट आप भी नहीं करोगे घर पे, क्योंकि थप्पड़ी मिलेगा और तो क्या रखे मिलेगा। तो वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात है। इसके जो साइंटिस्ट जिसके सामने ये पढ़ा, उन्होंने नाम रख दिया कि यार इसको कॉमन नेम में मीथेन बोलेंगे, बोल दिया। अब इसका लॉजिक ही नहीं ढूंढोगे कि सर कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम तो सेम था, तो इसको मार्स गैस ही बोलना चाहिए। नहीं, साइंटिस्ट ने बोला मीथेन तो मीथेन, लॉजिक नहीं है। कई कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिसका ट्रिवियल और कॉमन सेम होगा, कई जगह नहीं भी सेम होगा। समझ में आ रहा है? याद करने का टॉपिक है, याद ही करना पड़ेगा। मीथेन का कॉमन नेम मीथेन ही होता है, मीथेन का ट्रिवियल नेम मार्स गैस होता है। ठीक हो गया? जैसे यूरिया है, अब यूरिया को ट्रिवियल नेम में यूरिया ही बोला जाता है। यूरिया का ट्रिवियल नेम यूरिया ही होता है, यूरिया का कॉमन नेम यूरिया ही होता है। यूरिया का ट्रिवियल नेम यूरिया होता है, कॉमन नेम भी यूरिया होता है। अब यूरिया का सोर्स, यूरिया को यूरिया क्यों बोला गया, ट्रिवियल नेम यूरिया क्यों बोल रहे थे? क्योंकि यूरिया जो है वो ऑब्टेन होता है यूरिन से। यूरिन से यूरिया आया, इसीलिए इसका सोर्स क्या है? यूरिन। देयरफॉर सोर्स के बेसिस पे इसका नाम आ गया ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिन। यूरिन से मिलने वाले कंपाउंड क्या थे? यूरिया। तीसरा, किस चीज की चाबी? हम नहीं देते ऐसे। हिमांशु को दे देना बस, उसको, और किसी को मत देना। हाँ, यूरिया हो गया, यू ऑब्टेन फ्रॉम यूरिन एंड यूरिया हो गया। अब आइए, मिथेनॉल को साइंटिस्ट ने ट्रिवियल नेम दिया था वुड स्पिरिट। स्पिरिट समझते हो क्या होता है? क्या होता है? अल्कोहल। अरे रे, पी मत लेना, जहर होता है भाई अल्कोहल। तुम लोग मेडिकल वाले हो, जानना चाहिए। अरे भाई, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो, मान लो आपको चोट लगाए, कहीं कटवट लगाए, तो वो जो रगड़ देता है ना ऐसे करके लिक्विड, और बड़ा आपको दर्द होता है, वो स्पिरिट ही है, अल्कोहल नहीं है। डोंट ट्राई दिस स्टंट एट होम, इवन इन ड्राई स्टेट ऑल्सो। पता है मुझे कमी है यहां, लेकिन ये नहीं कि कुछ भी। ठीक है? मिथेनॉल को वुड स्पिरिट बोलते हैं। अब ट्रिवियल नेम क्या है? वुड स्पिरिट है। अब वुड स्पिरिट क्यों बोला गया? क्योंकि इसका सोर्स कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। तो मिथेनॉल जो मिलता है, वुड जो होता है लकड़ी, वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे। वुड का, वुड मतलब एक तरह से मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से आपको मिथेनॉल जनरेट होता है। मिथेनॉल का प्रोडक्शन आज भी कैसे होता है इंडस्ट्री में? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से। वुड से रिलेटेड था, ट्रिवियल नेम इसका वुड स्पिरिट रख दिया गया। ठीक है? इसीलिए बोला जाता है मिथेनॉल इज नॉन कंज्यूमेबल अल्कोहल। मिथेनॉल अल्कोहल है,
कंज्यूम नहीं कर सकते, जहर होता है, ये स्पिरिट है। समझ में आया? लेकिन यही इथेनॉल है, मजे करो, समझ में आया? इथेनॉल इज अ कंज्यूमेबल एल्कोहल। मिथेनॉल, तुमको शकल पे वो लग रहा है मुझे कि ट्राई करेगा ये, तो इधर आओ, बता रहा हूं। जो सोर्स है दैट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। किसी का सवाल मन में आया होगा, सर ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है? तो बेटा अगर सवाल मन में आया है तो मन में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये आगे का टॉपिक है, अभी नहीं बता पाऊंगा। नाइट्रोजन फैमिली में पूरा पूरा प्रोसेस है पढ़ने के लिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। आप लोग हॉस्पिटल वगैरह में जाओगे, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का सिलेंडर चढ़ाया जाता है, पता है? मान लो अगले साल मई में पेपर है, नहीं अच्छा गया तो जरूरत पड़ेगी, तो वो कैसे बनता है? आ जाओ, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनता है। ऑक्सीजन जो सिलेंडर भर के बेचा जाता है, बहुत महंगा मिलता है, ठीक है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है कंपनी में, जो इसकी फैक्ट्रीज लगी होती है वहां पे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। जो हमारा नॉर्मल हवा है ना, उसमें से इंप्यूरिटी हटाया, होता क्या है देखो, जो आपका नॉर्मल एयर है, नॉर्मल एयर की बात कर रहा हूं, ठीक? नॉर्मल एयर में से इंप्यूरिटी हटा देते हैं। अब कैसे हटाते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ेंगे। इंप्यूरिटी का मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा हवा में, इसमें वेपर्स भी होंगे कुछ, इसमें डस्ट भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, सारी इंप्यूरिटी को हटा देते हैं, तो दो गैस बचता है लास्ट में, N2+O2। N2 हवा में क्या है, सबसे ज्यादा N2 है, फिर सेकंड नंबर पे O2 है ना? तो सारी इंप्यूरिटी हटाने के बाद N2+O2 बचता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या करता है, दो गैस अगर है, एक मान लो आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में N2+O2 भरा पड़ा है, ठीक है ना? बहुत सारे N2+O2 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या करता है, यहां पे हीट करेगा, हीटर लगा देगा यहां पे, ठीक है? आपने पढ़ा होगा बंसन बर्नर फ्लेम, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, जो ऐड हो गया पढ़ाऊंगा। बंसन बर्नर फ्लेम पे मैं इसको हीट करता हूं, N2 जो है ना, कम टेम्परेचर पर ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, O2 जो है उसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है वेपर में बनने के लिए। तो क्या होता है, मैं लगभग लगभग बता रहा हूं, 70 डिग्री सेल्सियस पर ऑलमोस्ट N2 वेपर में कन्वर्ट होता है, लगभग लगभग 90 डिग्री सेल्सियस चाहिए O2 में कन्वर्ट होने में। तो मैं क्या करता हूं, 80 डिग्री दे देता हूं, यहां पे 80 डिग्री का हीट करूंगा, 80 डिग्री के बराबर हीट करूंगा, तो देखो N2 तो वेपर हो गया, O2 बैठा रह जाएगा, तो N2 वेपर हो जाएगा, N2 उड़ जाएगा, वेपर मतलब उड़ गया, O2 बैठा रह गया। इसी को गैस सिलेंडर भर देते प्रेशर से, आपको हॉस्पिटल में दे देते हैं, ठीक है? और बहुत महंगा देते हैं, जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? तो ये अभी बस स्टाइल मारने वाली चीज है, इसको लिखना नहीं है। अगर आपसे कोई बगल अगल बिल्डिंग वाले स्टाइल मारे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो वुड स्पिरिट हो गया। देन आपके पास आएगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से मिलता है, इसका कॉमन नेम, अब ध्यान देना, ये जो कंपाउंड है एल्कोहल, इसका कॉमन नेम होता है एल्काइल एल्कोहल। आगे पढ़ना है पूरा, ये पूरा पढ़ना है, हर फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग नाम है, पढ़ना है आगे। एल्कोहल का कॉमन नेम एल्काइल एल्कोहल। देखो यहां पे कितने कार्बन है, मिथाइल एल्कोहल। अगर C2H5OH हो तो इथाइल एल्कोहल, C3H7OH हो तो प्रोपाइल एल्कोहल। एल्कोहल का कॉमन नेम एल्काइल एल्कोहल। जितने कार्बन है लिख दो, तो यहां पे आ जाएगा आपके सामने, दिस इज मिथाइल एल्कोहल। जब ये हो गया तो अब आते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को बेटा हम बोलते हैं फॉर्मिका। फॉर्मिक एसिड का ट्रिवियल नेम होता है फॉर्मिका। फॉर्मिका क्यों बोला गया, क्योंकि इसका सोर्स कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ठीक है? तो जो ये फॉर्मिक एसिड है वो लाल चींटियों में, रेड एंट्स में पाया जाता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एंट्स, आंटियां नहीं, एंट्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंट्स, आंट्स नहीं, एंट्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एंट्स। अब ये जो रेड एंट्स होती हैं, इनका जो नाम होता है बायोलॉजिकल, उसको बोला जाता है फॉर्मिकस।
फॉर्मिकस से मिलने वाला एसिड फॉर्मिका, और इसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम इज सिंपली फॉर्मिक एसिड, बाद में इसको फॉर्मिक एसिड से बुलाया जाने वाला। लास्ट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर से मिलता है, ठीक है, तो इसका नाम है एसीटम। एसीटम ऑब्टेन्ड फ्रॉम विनेगर। विनेगर से मिलता है। और विनेगर क्या है? कभी टेस्ट किया विनेगर का? क्या टेस्ट होता है? क्या होता है? क्या होता है? खट्टा होता है। तुम्हारा विनेगर कुछ अलग तो नहीं मिल रहा मार्केट में? कैसा होता है विनेगर? ट्रांसपेरेंट लिक्विड। गुड। बट तुमने पता है कैसा जवाब दिया है? वीटी सर कौन है? आम इंसान है। हर ट्रांसपेरेंट लिक्विड थोड़े ना विनेगर होगा। टेस्ट वेस्ट ऐसे ही पूछ रहा था, उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड। जब हो तो चाउमीन वाले की दुकान पे जाना, वो विनेगर डाल के देगा। कर लेना टेस्ट आज शाम में जाके, ठीक है? पैक करा के ले आना अगर संभव हो तो, ठीक है? कॉमन नेम एसिटिक एसिड ही होता है उसका। एसीटम से पाए जाने वाला एसीटम, दोनों सेम था। यूरिया जो है, एनसीईआरटी में तो यूरिया ही बोला जाता है, बट आपके पास कार्बामाइड भी इसको लिखा जाता है। अगर आप अलग से ध्यान रख लें तो कोई बुराई नहीं है इसमें। चलिए, तो कुल मिला के सारे ट्रिवियल नेम इतने ही हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक? इसमें से ये दोनों तो पैराग्राफ में मिल जाएंगे, और बाकी दोनों के लिए समरी और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। हमने कर रखा है, अब टेंशन ना लो, आपको करा दिया मैंने, ठीक? ये दोनों ऑलरेडी आ चुके हैं, वुड स्पिरिट वाले ये दोनों ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी 3 के आने के भी चांसेस हैं। चलिए, अब हेडिंग डालेंगे। ये तो ट्रिवियल नेम हुआ, ये ट्रिवियल नेम का टॉपिक हुआ। अब डालेंगे कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नई हेडिंग, कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोशिश ये करनी होती है लिखने के साथ साथ दिमाग में बोल रहे हो, दिमाग में तो जैसे ये टेबल बना तो आपके दिमाग में सोच रहे होते हो कि मीथेन को क्या बोलते हैं? मार्च गैस। एसिटिक एसिड क्या बोलते हैं? एसीटम। फॉर्मिक एसिड क्या बोलते हैं? फॉर्मिका। इज द वे ऑफ लर्निंग। मंद बुद्धि की तरह बैठे होगा, अच्छा ठीक है सर बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा। तो लिख लिया? कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलो, अब आज एक रूल देता हूं आपको, चाहे कैसा भी नेमिंग हो, इसी रूल से सॉल्व करना है। चाहे वो कॉमन नेमिंग पूछे, चाहे वो आईयूपीसी नेमिंग। ट्रिवियल नेम इतना ही आएगा, ट्रिवियल नेम का टेंशन खत्म हो चुका आपका। अब आपको बस 2 चीज सोचना है, कॉमन नेमिंग, आईयूपीसी नेमिंग। आईयूपीसी अभी सोचना नहीं है, तो कॉमन नेमिंग पे फोकस करते हैं। चाहे आज पढ़ा रहा हूं कॉमन नेमिंग, चाहे आगे पढ़ाऊंगा आईयूपीसी नेमिंग, रूल वही रहने वाला है। मैंने बोला था ना, आईयूपीसी खत्म होने के बाद आपको 15 लाइन में पूरा नेमिंग हो जाएगा, 15 लाइंस, लेकिन पहले उतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तब मैं उसका शॉर्टकट आपको 15 लाइन में करा दूंगा, ठीक है? आइए, पहला उसका लाइन यही होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेम लिखनी हो, बस 3 वर्ड ध्यान रखना है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, बस यही चलता है। अगर आप इसी वे में सोचोगे, कैसा भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, गलत नहीं होगा। लेकिन आप सोचो, पहले ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सोचते हो, फिर पाई बॉन्ड, फिर फंक्शनल ग्रुप, गुड़ गोबर हो जाता है। वो नहीं करना। मैं जिस वे में बता रहा हूं वही करना है। शॉर्टेस्ट भी है, कम टाइम भी लेगा, और 100% सही होने की गारंटी भी है। तो कोई भी नेमिंग हो, नेमिंग का कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे वो कॉमन नेमिंग हो चाहे ओपीसी नेमिंग हो, करना वही है बेटा, प्रीफिक्स,
प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। अब जो मैं आगे लिखने वाला हूं, बिना शोर शराबे के, बिना बात किए लिख लेना है। मैंने बोला था बिना शोर शराबे के, बिना बात किए। ठीक है ना? तो कभी भी नेमिंग करनी हो, आईयूपीसी में भी सेम याद दिलाऊंगा। ठीक है? आईयूपीसी में भी सेम याद दिलाऊंगा। अब आते हैं एक एक करके समझते हैं कि सर प्रीफिक्स कैसे लिखना होता है। अब सिखाऊंगा फिर वर्ड रूट कैसे लिखना होता है, फिर सिखाऊंगा सफिक्स कैसे लिखना होता है। बस आपको जोड़ना है। ठीक? सबसे पहले सीखेंगे वर्ड रूट क्या होता है। हेडिंग डालेंगे वर्ड रूट क्या होता है। आइए लेट्स टॉक अबाउट वर्ड रूट। देखो, जैसे मान लो ऊपर वाली क्लास में एक अपना लड़का है जिसका नाम है बाबू, बताया था। वो एक इकलौता ऐसा बाबू है जो बहुत सारे लोगों को अवेलेबल है। तो अब क्या है, जैसे मान लो उसका, मैं बोल रहा हूं इसका नाम है मिस्टर, उसका नाम है, लड़का है, बाबू का मतलब लड़की नहीं है वो, उसका वो लड़का है, उसका नाम है मिस्टर बाबू, मिस्टर बाबू। ठीक है? और मान लो क्या बोले उसको, टाइटल लगाओ कोई एक, बाबू राव। अपनी भावनाओं को, शर्मा जी का लड़का टाइप है, टॉपर है मान लो, शर्मा जी का लड़का रख देते हैं। चलो, क्या नाम है? मिस्टर बाबू शर्मा। आइए, कोई भी नाम हो, ऑर्गेनिक ही नहीं, कोई भी नाम हो, तो आपको सबसे पहले उसको रेस्पेक्टेड वर्ड लगाना पड़ेगा। नाम के आगे पहले कुछ लगाना पड़ेगा, इसी को कहा जाता है प्रीफिक्स। एक्चुअल नाम कुछ और है, बट कुछ और पहले लगाना पड़ता हर नाम में। हाँ, जैसे मान लो ये अगले साल सेलेक्ट हो गया, तो ये मिस्टर विल बी रिप्लेस्ड बाय डॉक्टर, और नहीं हुआ तो ये भी नहीं बुलाएगा कोई, फिर ध्यान रखना, फिर भैया कंपाउंडर। प्रीफिक्स हो गया, फिर एक्चुअल नाम आता है हर नाम में, फिर एक एक्चुअल नाम आता है जो वर्ड रूट है। जस्ट रिलेट कर रहा हूं ताकि लंबे समय तक याद रहे। और फिर आता है एक टाइटल जिसको आप बोलते हो सरनेम। नाम के पहले और नाम के बाद में, ये एक्चुअल नाम है उसका, उसके पहले और उसके बाद में हमने खुद से ऐड किया है। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसका एक्चुअल नाम होगा, उसके पहले और उसके बाद में आपको ऐड करना है। तो बेसिकली हर ऑर्गेनिक, आपने ये पढ़ा है ना मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से मिलकर बनता है। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होगा ही होगा, पढ़ा है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन तो होगा। ठीक बात है, कितने कार्बन होंगे वो वर्ड रूट बताता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ कार्बन होगा, 2 कार्बन का होगा, 4 कार्बन कंपाउंड होगा, 10 कार्बन का होगा, कितने कार्बन है वो वर्ड रूट बताएगा। तो वर्ड रूट बेसिकली इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन इन ए कंपाउंड। It tells about number of carbon in a compound. It tells about number of carbon in a compound. किसी कंपाउंड में कितना कार्बन है वो क्या बताता है? वर्ड रूट। आइए बेटा ध्यान से देखें, इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड। जैसे अगर मान लो 1 कार्बन है तो क्या लिखते हो इसको? वर्ड रूट आईयूपीएसी में कॉमन नेमिंग सेम रहेगा। अब एक डाउट आया, जैसे थोड़ी देर पहले तो आप बता रहे थे 1 कार्बन को कॉमन नेमिंग में फॉर्म बोलते हैं, 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं, और ये भी आप बोल रहे हो कि आईयूपीएसी और ये सेम है। 90% कंपाउंड में आईयूपीएसी और जो कॉमन नेमिंग है इसका वर्ड रूट सेम होगा। हाँ, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स हैं जो सबसे लास्ट में लिखा है जगह एक साथ, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, उसमें फॉर्म और एसिड पढ़ाएंगे, अभी नहीं। ठीक है, वो पढ़ाएंगे अलग से। अब आइए, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? अब ये तो सबको पता है, इथ। 3 कार्बन को, 4 कार्बन को
लिखते चलो। 5 कार्बन को, 6 कार्बन को, 7 कार्बन को, 8 कार्बन को, 9 कार्बन को, 10 कार्बन को, 11 को, 12 को, याद कर लेना अगर नहीं है तो। ट्राइडेक 14। आपके सिलेबस में मैक्सिमम 10 तक जाएगा, मैक्सिमम 10 तक। 8 तक गया है अभी तक, उसके ऊपर नहीं आया आपके प्रीवियस ईयर में। बट चूंकि अब स्टाइल मारने वाले तो बहुत है ना, हम भी मार ले, हमारे में कौन से कमी है, थोड़ा थोड़ा हम लोग भी मार लिया जाए, क्यों? आओ भाई। 15 में आपके सिलेबस में 8 से ज्यादा नहीं है, 8 से ज्यादा नहीं है, बट 10 सेफ साइड के लिए रख लो। फिर भी इनऑर्गेनिक घुसी पड़ी है दिमाग में भाई। टेट्राडेक, पेंटाडेक, 16 में हेक्साडेक, 17 में हेप्टाडेक, 18 बोल दो ऑक्टाडेक, 19 अगर कोई पूछ ले तो, 20 अगर कोई पूछ ले तो आइकॉस। डोडेक वालों नारियल पड़ी है गाड़ी में, मंगाऊं क्या फोड़ने के लिए? क्या 4 में टेट्रा, यहां 4 के लिए ब्यूट है, 14 के लिए टेट्राडेक। ब्यूटाडेक नहीं होता है। क्लियर है? 21 के लिए अब छोड़ दें, हेन आइकॉस। ज्यादा ही स्टाइल मार रहे क्या? कोई बात नहीं, वो तो तुम्हें पता ही है कि अपना स्टाइल तो अलग ही है। क्यों भाई? ये किसका लंच है? फिर से लाए हो तुम? हॉस्टल वाले? बगल वाला किसके? क्वेश्चन ही इनवैलिड हो गया यार। बोले लंच खत्म। तुम कितने बजे लंच करते हो भाई? क्लास के बाद नहीं करते हो? क्लास के पहले करते हो? क्लास में ही करते हो? ये लास्ट तो तुम कितनी बार खाते हो? क्लास के बीच में एक बार खाते हो, फिर जाके लंच करोगे और फिर खा के आते हो? भाई साहब, अरे हाँ हाँ सही बताओ, तुम लोग इतना खाते हो? ये तो अब कवर कर रहे हो भाई। तभी उसमें क्वांटिटी फिक्स है, और भूख ज्यादा लगी है तो नहीं देते हो, बाहर से लाना पड़ता है। जोमेटो, स्विगी, सॉरी तुम्हारा तो स्विगी होगा ना। बच्चे चिढ़ाते हैं क्या तुम्हें? बाकी वाले चिढ़ाते हैं क्या? नहीं चिढ़ाते ना? अलग नजर से देखते हैं सब। वो नजर कैसा है, अच्छा है कि बुरा है? लिख लिया? तुम क्या खेल रहे हो भाई तुम पर्दे से? वो पर्दा ऊपर नीचे करने में लगा बेचारा, उसका अलग ही गेम है। मजा आ रहा है तुम्हें वो करने में? बेटा हर मजा आने वाली चीज अच्छी नहीं होती। इसमें क्या कंट्रोल, बेटा कंट्रोल। हमें पता है तुम्हारे अंदर बहुत भरा पड़ा है। रुको रुको, मई तक रुको, उसके बाद साथ में करेंगे। मस्ती मजाक और तो क्या। तुमको ये उंगली पकड़ाओ ना, तुम सीधा यहां आते हो। 22 में क्या लिखेंगे? चलो चलो चलो, अगर कोई बोले आपसे 30 का क्या होगा? ट्राई काउंट होता है, जस्ट उसके लिए 40 आपके लिए टेट्राकॉन्ट, 50 हो गया आपके लिए पेंटाकॉन्ट। अगर आपसे कोई गलती से पूछ ले, वैसे पूछेगा नहीं, 100, तो इट विल बी सेंट। ठीक है? ये स्टाइल वाली चीजें हैं, काम आपको ये यहां से यहां जो आया है ना वही आएगा, मैक्सिमम 9 या 10 तक आएगा। उसके बाद हाँ, उसके बाद आप थोड़ा पेज भरो, पेज भरो। वर्ड रूट क्या बताता है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन है, ये वर्ड रूट बताता है। अब
अब सोचो जो उस क्लास में पढ़ाते होंगे कितना डिस्टर्ब होते होंगे बेचारे। सब सब लोग ऐसे उसमें है, वीटी सर यार आपकी क्लास में शोर बहुत होता है। अच्छा मैं ऊपर ही तो था, नीचे तक आ रही थी, पढ़ा कौन रहा था? नहीं नहीं, यहां कौन पढ़ा रहा था? फिर तो वो बहुत इरिटेट हुए होंगे, पढ़ा नहीं पा रहे थे वो। नहीं नहीं नहीं, हंसी मजाक करके पढ़ना चाहिए। वर्ड रूट के बाद अब आते हैं आपके पास सफिक्स। प्रीफिक्स सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, सफिक्स के बाद। सफिक्स जो होता है बच्चों, ये नाम के लास्ट में ऐड करना है, वर्ड रूट के बाद में ऐड करना है। ठीक बात है, ये क्लियर है? ये बताता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। मतलब देखो, वर्ड रूट का काम क्या है? नंबर ऑफ कार्बन बता देना। सफिक्स का काम क्या है? सैचुरेशन अनसैचुरेशन बताना। यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है कि डबल वाला है कि ट्रिपल वाला है कि दोनों वाला है। दोनों भी हो सकते हैं ना, डबल बॉन्ड भी हो सकता है कंपाउंड में, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो बेसिकली सफिक्स क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द saturation slash unsaturation. It tells about saturation slash unsaturation in a compound. ये किसी भी कंपाउंड में सैचुरेशन या अनसैचुरेशन को बताता है। ठीक है, अब सैचुरेशन वो भी लिख देते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कंपाउंड में, ठीक बात है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये आपको सफिक्स दिखाना है एन, और इसी को बोलते हैं हम सैचुरेटेड कंपाउंड है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड बोलते हैं। इतनी ज्ञान मैंने आपको दे दी है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर हो तो उसके लिए सफिक्स होता है ई एन ई, इन, और ये है अनसैचुरेटेड। मेरे गले की बैंड बजवा दी तुमने यार इतने दिनों में। ठीक है, मेरे घर वाले बोल रहे तुमको हुआ क्या है, तुम पहचान नहीं, अमिताभ बच्चन टाइप क्यों लग रहे हो, तुम्हारी आवाज अच्छा है। कितने लोग लड़कियों को बेस वाला आवाज पसंद है? लड़कों में दिस इज अ नॉर्मल थिंग। बता दो लड़कों तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना है तो ऐसे बोलना है, हाय माय नेम इज विशाल, राइट? तो ऐसा माना गया है साइंटिफिकली कि ये लड़कियों को, फीमेल जो होती है उनको बेस वाली आवाज पसंद होती है। अब तुम ऐसे कबूतरों जैसे बोलोगे तो फिर कोई बात नहीं, हम दोनों साथ ही हैं, क्या करें। ठीक है, एन इन आइन होता है सफिक्स। अब आते हैं बेटे आपके पास, नेक्स्ट आते हैं आपके पास प्रीफिक्स। नेक्स्ट आते हैं आपके पास प्रीफिक्स। वर्ड रूट बता दिया, सफिक्स बता दिया, बहुत आसान है। प्रीफिक्स में मैं पढ़ाऊंगा, आप देखोगे, नोट बाद में करोगे। आ जाओ, लिख लिया? कॉपी बेचोगे क्या अगले साल? जल्दी करो, कोटा में तो बिकता है, यहां अगले साल से बिकने लगेगा। जैसे एक साल होगा ना, ये सब जेरोक्स कॉपी आपको मिलेगा स्टेशनरी में। कोटा में तो मिलता है, हमारा ही नहीं मिलता ना भाई, हमारा मिलता है इधर। हो सकता है कोटा वाले यहां लाके बेच रहे हो, बट हाँ यहां वाला अभी तो पढ़ा ही नहीं ना, पहले साल तो पढ़ा रहे हैं। साइड बिजनेस, दिस इज बिजनेस। आओ भाई, प्रीफिक्स पढ़ाऊंगा मैं, देखोगे तुम। प्रीफिक्स ध्यान से, प्रीफिक्स कॉमन नेमिंग में 3 तरीके का होता है। प्रीफिक्स कॉमन नेमिंग में 3 तरीके का होता है। अब प्रीफिक्स का काम क्या है मैं बता दूं। वर्ड रूट का काम क्या है? नंबर ऑफ कार्बन बताना, ठीक बात है। सफिक्स का काम क्या है? सैचुरेशन अनसैचुरेशन बताना, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बताना। प्रीफिक्स का काम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रांचिंग है कि नहीं ब्रांचिंग है, क्या वो स्ट्रेट चेन है या ब्रांच है उसके अंदर। बस प्रीफिक्स इतना ही काम करता है, और यही 3 काम से पूरा कॉमन नेम ही निकल आता है। तो अगर कोई कंपाउंड ब्रांच्ड है कि अनब्रांच्ड है, ये प्रीफिक्स से पता लगेगा। तो इट टेल्स अबाउट ब्रांचिंग या नॉन ब्रांचिंग ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, सीधा लिखेंगे, इट टेल्स अबाउट ब्रांच्ड
स्लैश अनब्रांच्ड, इट टेल्स अबाउट ब्रांच स्लैश अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखो। या तो ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब इसमें 3 है बेटा, ध्यान से देखना। अब इसमें 3 है, आपने सुना भी होगा एन कॉमा एन प्रीफिक्स, सुना होगा आपने, सुना है? अच्छा, फिर आपने सुना होगा आइसो प्रीफिक्स, आइसोप्रोपेन, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन। फिर आपने सुना होगा नियो प्रीफिक्स। बस यही 3 प्रीफिक्स है, ठीक है? 3 प्रीफिक्स ध्यान से देखेंगे, तीनों को ऐसे बना लेते हैं, ऐसे। हाँ, चलो सब लोग अब इधर देखेंगे बोर्ड पे, लिखना मत, उड़ जाएगा दिमाग से। अब बहुत आसान है तो इसलिए आराम आराम से पढ़ो। एन प्रीफिक्स की बात करते हैं, पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे आइसो प्रीफिक्स की। और इतना है कि आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा, और ये मुझे पता है कि आप रटते भी हो और रट के भूलते भी हो। यही रटेगा अभी और यही हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाएगा। आइए, कभी भी कंपाउंड में अगर ब्रांचिंग नहीं है, क्या बोला मैंने? कभी भी कंपाउंड में अगर ब्रांचिंग नहीं है तो एन प्रीफिक्स यूज होगा, और अगर ब्रांचिंग है तो आइसो नियो यूज होगा। बताऊंगा आइसो कब नियो कब। इतना क्लियर हुआ कि अनब्रांच के लिए एन, ब्रांच के लिए आइसो नियो, ठीक है? तो बस थ्योरी में यूज ऐड कर लेंगे, यूज्ड फॉर अनब्रांच्ड ओसी। ओसी का मतलब समझ गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इट इज यूज्ड फॉर ब्रांच्ड ओसी। ब्रांच का मतलब समझ रहे हो? साइड चेन निकला हो, कोई साइड चेन बन रहा हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट बन रहा हो, और ये भी यूज्ड फॉर ब्रांच्ड ओसी। अब थोड़ा सा मैं एक इजाजत दो तो कॉमन सेंस का सवाल पूछूं, गलत हुआ तो बेइज्जती भी होगी। मान लो एक कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलता हूं मैं, एक कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? मीथेन होता है, CH4। एक कार्बन का सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन है। इसमें ब्रांचिंग पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल वाले कितने हैं? नहीं है, ध्यान से देखना। अब मैं जो समझा रहा हूं उसको देखना। मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, ये 5 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन का है ये? अगर मैं 4 बना दूं, ये ठीक है, 4 हो गया। अगर कार्बन चेन छोटा हो सकता हो तभी ब्रांचिंग होगी, मतलब ये ब्रांच बन गया ना, ये साइड चेन हो गया ना। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का है? थोड़ा सा नॉलेज यूज कर रहा हूं आगे का। देखो यहां पे कितने कार्बन है, यहां पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का है? तो अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छोटा हो सकता हो तभी ब्रांच आएगा, अदरवाइज ब्रांच नहीं आएगा। जैसे जैसे मान लो आपके पास 4 कार्बन का बनाया मैंने, 1 2 3 4 कार्बन का है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 का कर रहा हूं, और देखो ब्रांच बन गया। तो अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को तोड़ा जा सकता हो, छोटा किया जा सकता हो, तभी ब्रांच पॉसिबल है। जैसे 3 4 5 6, ये 6 हो गया, ठीक है? अब मैं इसको ब्रांचिंग कर सकता हूं कि नहीं? 1 सेकेंड, 2 3 4 5, क्या ये ब्रांच है कि नहीं हुआ? हुआ ना? क्या ये ब्रांच हुआ नहीं हुआ? कार्बन चेन छोटा हो गया, ब्रांच निकाल दिया मैंने। अब सुनो, कितने? 5 का है ना, अब 4 का बनाओ, 1 2 3 4, क्या ये ब्रांच हुआ नहीं हुआ? पेरेंट कार्बन चेन छोटा हो जाएगा तो ब्रांच कर सकते हैं। जैसे इधर आओ, पेरेंट कार्बन चेन छोटा होगा तो ब्रांच, जैसे मान लो, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो आगे बताऊंगा अभी। 1 सेकेंड, बहुत सही सवाल है। ये कितने कार्बन का चेन बनाया था? 4, है ना? ये कितने कार्बन का था? आपके मन में ये भी तो आया होगा कि सर 3 कार्बन का चेन बनाओ फिर ब्रांच लगाओ। सुनो 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 सुनो, अगर मैं 3 कार्बन का चेन लगाता हूं
तो बाकी के 3 कहां लगाओगे? सुनो, या तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर 3 कार्बन यहां लगा दो, 1 2 3, तो ये वापस वो बन गया, ये नहीं हो सकता ब्रांच। अब आ जाओ, आपके दिमाग में हो रहा है कि सर 3 कार्बन यहां लगा दो ना, 1 2 1 2 3 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाला हो गया, एक ब्रांच निकला, वो ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके। आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि सर एक काम करो ना, ऐसे कर दो, 1 2 3, कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए, नॉट पॉसिबल। कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए, पॉसिबल नहीं है। आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि सर कार्बन के 4 बॉन्ड बना दो, एक यहां लगा दो, तो ये और ये यही है, ये और ये यही है, ठीक हो गया। आपके मन में हो रहा है कि सर एक काम करो, एक यहां और एक यहां लगा दो, तो ये और ये यही हो गया। समझ में आ रहा है? बताऊंगा कैसे ब्रांचिंग होनी है, अभी मैं बस बता रहा हूं कि पेरेंट कार्बन चेन छोटा किया जा सकता हो तभी ब्रांच पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। अब मुझे बताओ कि क्या एक कार्बन का पेरेंट चेन छोटा किया जा सकता है? एक कार्बन का कितना छोटा करोगे, कार्बन ही खत्म हो जाएगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बिना कार्बन के एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एक कार्बन का है तो ब्रांचिंग संभव नहीं है, ठीक बात है। एक और चीज बताओ, अगर मैं बोलता हूं 2 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ब्रांचिंग पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है? अगर 2 कार्बन का है तो ब्रांचिंग पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है? इससे नीचे तोड़ोगे क्या? तो एक कार्बन, अब अगला कार्बन क्या है, यहां जोड़ो या यहां जोड़ो या यहां जोड़ो, सब एक ही है ना। तो 2 कार्बन में तोड़ना पॉसिबल नहीं है। क्या 3 कार्बन में ब्रांच, क्या 3 कार्बन में ब्रांच है? एक बार सोचो थोड़ा सा, 10 सेकेंड लो फिर बताओ ध्यान से। क्या 3 कार्बन में ब्रांचिंग संभव है नहीं है? 3 कार्बन को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं? सोचो थोड़ा, मैं एक बार गलती करके दिखा रहा हूं, देखना। कई लोग ऐसे सोचेंगे सर ये 2 कार्बन का तो ये बन गया, ये लो ना तीसरा ब्रांचिंग, तो यही तो हुआ, 1 2 3। ब्रांच हमेशा बीच वाले कार्बन पे लगता है, साइड कार्बन पे नहीं लगेगा। ब्रांच का मतलब बीच वाले कार्बन पे लगेगा, साइड वाले कार्बन पे नहीं लगेगा। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता, इधर आओ। देखना, चाहे ये ब्रांच बनाया था बीच वाले कार्बन पे लगा था, चाहे ये वाला ब्रांच बनाया था बीच वाले, साइड पे ब्रांच नहीं लगता। ब्रांच का मतलब होता है मिडिल ऑफ द चेन के अंदर लग रहा है। देखो यहां पे ये भी बीच वाले कार्बन पे लगा है, हर ब्रांच बेटे बीच वाले कार्बन पे लग रहा है, साइड वाले पे नहीं लग रहा है। ये बात क्लियर हुई? आइसोमेरिज्म के लिए अभी से बेस तैयार हो रहा है। कभी भी ब्रांच लगाना हो बीच में लगेगा, ब्रांच बीच वाले, ब्रांच बीच में, साइड में ब्रांच नहीं लगता है, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन जाएगा। तो अब आइए वापस, चलो अब जैसे 2 कार्बन का बनाया था बना देता हूं वापस, इसमें और तोड़ा नहीं जा सकता। अब देखो मन में तो यार होगा ना, 3 कार्बन का, कई लोग अभी भी हैं क्लास में, बता रहा हूं, जिनको अभी भी डाउट है कि सर ब्रांच हो सकता है। देखो ये 3 कार्बन का है, तोड़ो इसको, मैक्सिमम कितना तोड़ सकते हो? 2 कार्बन का बना सकते हो। एक ये हुआ, साइड में ब्रांच नहीं लगता तो नहीं पॉसिबल है, समझ रहे हो? इधर साइड में ब्रांच नहीं लगता तो ब्रांचिंग पॉसिबल। 3 कार्बन में भी ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है। मुझे बात करो कौन है? कितने लोग कह रहे हैं कि मैं डांटूं? तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है भाई, हैं गधे। हाँ फोन साइलेंट रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो मैं क्या पढ़ा रहा था, भटका दिया तुमने। 3 कार्बन में ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बार मेरा मन किया कि 4 कार्बन बना के देखता हूं। अब ध्यान देना, ध्यान देना, ये 4 कार्बन है, ठीक बात है। 4 कार्बन को मैं ऐसे बना सकता हूं, ये बनाऊं या ये बनाऊं, बात देखिए। अब क्या मैं यहां ब्रांच बना सकता हूं? तो 4 कार्बन को तोड़ के मैं पहले तो 3 कार्बन बनाऊंगा, और अगर बीच में खाली है तो ब्रांच बन जाएगा। तो 4 कार्बन की ब्रांचिंग पॉसिबल है। 5 कार्बन अगर मैं बनाऊं तो उसकी भी ब्रांचिंग, 6 कार्बन की ब्रांचिंग, 7 कार्बन की ब्रांचिंग, 8 की, बाकी जब तक है जान चलता रहेगा, उसके बाद सबकी ब्रांचिंग होगी। तो 3 कार्बन तक ब्रांच पॉसिबल नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा था, बाकी कोई मतलब नहीं है। 3 कार्बन तक ब्रांच नहीं हो सकता, इसके बाद के ब्रांच आएंगे। तो कभी भी ब्रांच आए तो वो 3 कार्बन तक के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
अब ये क्या बोल रहे हैं, एन प्रीफिक्स जो है अन ब्रांच के लिए यूज करते हैं। अब 3 तक तो ब्रांच ही पॉसिबल नहीं है। सुनना, थोड़ा सा एसर्शन रीजन टाइप है। एन प्रीफिक्स अन ब्रांच के लिए यूज होता है, समझ में आया? लेकिन 3 कार्बन तक तो ब्रांच ही नहीं है ना, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना, एन प्रीफिक्स यूज होता है अन ब्रांच के लिए, जहां पे ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, जहां पे ब्रांचिंग नहीं है, पॉसिबल नहीं है, जहां पे ब्रांचिंग नहीं है उसके लिए एन प्रीफिक्स यूज होता है। बट यहां तो ब्रांचिंग पॉसिबल ही नहीं है। एन प्रीफिक्स यूज होता है जहां पे ब्रांच नहीं है, यहां ब्रांच पॉसिबल ही नहीं है। देयर इज अ 2 डिफरेंट स्टेटमेंट। एन प्रीफिक्स यूज होता है जहां ब्रांच नहीं है, इन तीनों में ब्रांच ही पॉसिबल नहीं है, तो यहां एन आइसोनियो सोचेंगे, एन सोचेंगे भी नहीं, आइसो सोचेंगे भी नहीं, नियो सोचेंगे भी नहीं। 3 कंपाउंड तक ना एन लगता है, ना आइसो लगता है, नियो लगता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये बात को एज अ रट्टाफिकेशन ले लीजिए, लेकिन समझिए अब इस बात को। 3 कंपाउंड तक कोई पूछे एन क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि 3 कंपाउंड तक ब्रांच ही पॉसिबल नहीं है। फिर से एक बार वापस कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, डोंट गेट कंफ्यूज प्लीज। एन प्रीफिक्स वहां यूज करते हैं जहां ब्रांच नहीं है, जिन कंपाउंड्स में ब्रांच नहीं है। एन प्रीफिक्स वहां यूज करते हैं जहां ब्रांच नहीं है, इन तीनों में ब्रांच पॉसिबल ही नहीं है। अब सुनो, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, यहां ब्रांच पॉसिबल है, फिर भी ब्रांच नहीं है, तब एन यूज होगा। ध्यान से सुनना, 5 कंपाउंड में, 5 वाले में ब्रांच पॉसिबल है बट ब्रांच नहीं है यहां पे, तो एन यूज होगा। अब ब्रांच पॉसिबल ही नहीं है तो सोचना ही नहीं ना उसकी बात। 3 तक ब्रांच ही पॉसिबल नहीं है तो वहां एन आइसोनियो यूज नहीं होगा। 3 के बाद ब्रांच बना सकते थे बट नहीं बनाया हुआ है, दैट मींस नॉट एन प्रीफिक्स। अगर ब्रांच बना सकते थे और फिर भी ब्रांच नहीं बना हुआ है, तब एन प्रीफिक्स आएगा। बात समझ आया? तो अगर कहीं पे एन मीथेन दिख जाए, गलत है, एन मीथेन होता ही नहीं है। एन इथेन आपने सुना भी नहीं होगा। एन प्रोपेन सुनते हैं आप लोग, वो गलत है। एन प्रोपेन नाम की कोई चीज नहीं होती है, आईयूपीएसी का रूल है ये। एनसीईआरटी में भी एन प्रोपेन नहीं, प्रोपेन दिया है। ठीक, 3 कंपाउंड तक आपके पास मीथेन लिखा जाएगा, एन यूज नहीं होगा, मैं ये बता रहा था। उसके बाद देखना इथेन यूज होगा, उसके बाद बेटा प्रोपेन यूज होगा। एक गलती करिए और उसको काटिए, कभी भी बेटा एन मीथेन नहीं होगा। एन कब यूज होता है, इसके लिए बड़ी शॉर्ट टर्म बताया कि ब्रांच बन सकता था बट अगर नहीं बनाए तो एन है। अगर ब्रांच पॉसिबल है और नहीं बनाए तो एन है, बट ब्रांच पॉसिबल ही नहीं है तो एन सोचेंगे भी नहीं, आइसो सोचेंगे भी नहीं, प्रोसेस बाकी कोई प्रीफिक्स सोचेंगे नहीं। समझ में आया? एन इथेन महापाप है, ऐसा नहीं करेंगे आप। एन प्रोपेन महापाप है, ऐसा आप नहीं करेंगे। हां, कई टेस्ट में, कई टेस्ट सीरीज वगैरह में एन प्रोपेन लिखा होता है, क्रांतिकारी नहीं बनना है, ठीक? एन प्रोपेन मान के आंसर ला लेना है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में प्रोपेन लिखा है, एन प्रोपेन नहीं लिखा है, पर आपको बहुत जगह ये गलती दिखेगी। क्रांतिकारी मत बनने, आपको आंसर पता है। नीट में ऐसा नहीं होगा, नीट में प्रोपेन ही आएगा, एनटीए का आंसर की में प्रोपेन ही आएगा। ठीक हुआ? एन प्रीफिक्स तब यूज होगा जब ब्रांच बन सकता था फिर भी नहीं बना। यहां तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ब्रांच बन ही नहीं सकता ना, तो सोचेंगे नहीं एन आइसोनियो के बारे में। जब ब्रांच बन सकता था फिर भी नहीं बना, एन प्रीफिक्स। याद रखेंगे, ब्रांच बन सकता था फिर भी नहीं बना, एन प्रीफिक्स। ठीक है? अब इसी को मैं ऐसे थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में लिखाता हूं। एन प्रीफिक्स, ब्रांच बन सकता था, ब्रांच बन सकता था फिर भी, हाँ बट बना नहीं। देखो इतना बढ़िया है, तुम बहुत बढ़िया ग्रामर के टीचर बनोगे। बट ब्रांच नहीं बना, बना समझते हो किसको बोलते हैं? राजस्थानी कोई है? लड़का को बोलते हैं बनना। बट ब्रांच नहीं बना, तब
एन प्रीफिक्स यूज करते हैं। भोजपुरी में भी लिखा दूं क्या, अगर हिंदी नहीं समझ आ रहा है तो? इसको क्या बोलेंगे भोजपुरी ऐसे? सोचने दो, सोचने दो। लिखो लिखो, जल्दी लिखो, यहां तक लिखो, यहां तक लिखो, फिर आगे चलेंगे। क्या होगा भोजपुरी वैसे इसका? मेरे को आ नहीं रहा है सच दिमाग में। हाँ। समझ में आया? लेकिन ये हमारे तरफ नहीं बोलते यार, हमारे तरफ कुछ और बोलते हैं। मतलब मोतिहारी की तरफ इस तरह तो नहीं बोलते, ये कहीं और है। मोतिहारी की तरफ रियल भोजपुरी जो होती है ना उस टाइम, मिथिला में, उसमें तो ऐसे, हाँ, काइंड ऑफ, काइंड ऑफ, काइंड ऑफ। हमारी तरफ जो है ना मोतिहारी में, अवधि प्लस भोजपुरी का मिक्सचर है, इट्स नॉट। छोड़ो यार, शर्म आएगा सुनने में, आ जाओ। हो गया एन। अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो। 2, 3, 4 ब्रांच बन सकता था बट नहीं बना, तो क्या करेंगे? एन ब्यूटेन लिखेंगे। क्लियर हुआ? 5 कार्बन में ब्रांच बन सकता था बट नहीं बना, तो एन पेंटेन लिखेंगे। लेकिन 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 ध्यान से, ध्यान से, इसको मिटाएंगे, वापस आइए। कभी भी नेमिंग करना हो, क्या बताया मैंने? PWS। कभी भी नेमिंग करना हो, क्या करना है आपको? PWS। सबसे पहले प्रीफिक्स, ब्रांच बन सकता था लेकिन नहीं बना, प्रीफिक्स क्या होगा? P के बाद W सोचो, वर्ड रूट कितने, कितने कार्बन है? 4 कार्बन के लिए क्या आएगा? तो हमेशा प्रीफिक्स के बाद हाइफन लगाना, फिर लिखना है ब्यूट, फिर सफिक्स क्या लिखोगे? एन ब्यूटेन। अभी आसान लग रहा होगा कि सर ये कैसे करा रहे हो, एन ब्यूटेन तो लिख ही सकता हूं, आगे की तैयारी है। जैसे यहां आ जाओ, ब्रांच बन सकता था बट नहीं बना, प्रीफिक्स क्या होगा? वर्ड रूट क्या होगा? सफिक्स क्या होगा? सिंगल बॉन्ड है तो एन। बहुत बढ़िया, हो गया। सिमिलरली आपके पास आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6। PWS करो, ब्रांच बन सकता था नहीं बना, एन। वर्ड रूट कितना है? सफिक्स कितना है? समझ आया? आसान है? एन वाले तो आसान ही होते हैं, ठीक है ना? 4 कार्बन के बाद एन लगना स्टार्ट होता है, बस ये मैं सिखाने की पूरी कोशिश किया हूं, पता नहीं कितना सफल हुआ। ठीक है, अब आ जाओ, आइसो के बारे में समझेंगे। कई बार क्या होता है ना, नजर को झुका के नहीं रखना होता है, नजर ऊपर रखिए बेटा। आइसो, अभी बोला गया आइसो जो है वो ब्रांच के लिए यूज होगा, और नियो भी जो होगा बेटा वो ब्रांच के लिए यूज होगा। बोलो ठीक बोला है? तो अगर कंपाउंड में ब्रांचिंग है, लेकिन ब्रांचिंग सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे हो, फिर से सुनना, अगर कंपाउंड में ब्रांचिंग है, अगर कंपाउंड में सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन का ब्रांच हो, तो आइसो यूज करते हैं। फिर से बोलना, रटना नहीं है। अगर कंपाउंड में सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन का ब्रांच हो तो ही आइसो बोला जाएगा, और किसी कंडीशन में आइसो नहीं बोलते। अगर किसी कंपाउंड में ब्रांचिंग है और सेकेंड या सेकेंड लास्ट में, दोनों में से कहीं एक, ऐसा नहीं दोनों होगा, अगर कंपाउंड में ब्रांचिंग है, सेकेंड या सेकेंड लास्ट में किसी एक जगह पे एक कार्बन का ब्रांच हो, इट इज आइसो। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये कंपाउंड में ब्रांचिंग है सेकेंड कार्बन पे, वो भी एक कार्बन का ब्रांच है, क्या होगा? आइसो बोल सकते हैं। कॉमन नेमिंग में वर्ड रूट में टोटल कार्बन आता है, यहां लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और ये सब का कॉन्सेप्ट नहीं है। जितने कार्बन थे सब के सब वर्ड रूट में लिख रहे थे, सेम कॉन्सेप्ट यहां, जितने भी टोटल कार्बन कितने, तो 4 के लिए मैं ब्यूट लिख दूं और सफिक्स क्या लिखूं? यही आइसोब्यूटेन है। आया समझ में?
आइसोप्रोपेन मत पढ़ लेना, आइसोप्रोपेन नहीं होता है। आइसोप्रोपेन रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। जैसे एन भी ब्यूटेन से चालू होता है, आइसो भी ब्यूटेन से चालू होगा। जैसे जैसे अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, 1 3 4, ये लो, सुनना, कंपाउंड में ब्रांचिंग है, सेकेंड या सेकेंड लास्ट पे एक कार्बन का ब्रांच है, तो इसको हम आइसो बोल देंगे। टोटल कितने कार्बन है? तो पेंट लिख दूं, सफिक्स एन आ गया, आइसोपेंट है। फिर से देना, 1 2 3, मान लो ये लिखा हो, अब क्या होगा? सुनिए, कंपाउंड में ब्रांचिंग है, या तो सेकेंड कार्बन पे एक कार्बन का ब्रांच हो, या तो सेकेंड लास्ट पे हो। मतलब या तो इधर से सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच हो, या तो इधर से सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच हो, तो क्या बोलेंगे? आइसो। तो ये और ये दोनों सेम है, आइसोपेंटेन। इसी को आइसोमर तो नहीं, सेम ही कंपाउंड है दोनों, ठीक ना? या तो सेकेंड या तो सेकेंड लास्ट। अगर एक कार्बन का ब्रांच हो, ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन का ही ब्रांच होना चाहिए। अगर मैं यहां पे 2 कार्बन लगा दूं तो ये आइसो नहीं बोला जाएगा। समझ में आया? एक ही कार्बन का ब्रांच होना चाहिए, 2 वाले नहीं बोलेंगे आइसो, ये रूल है। आइसो कब बोलेंगे? ब्रांच हो सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पर, एक कार्बन का ब्रांच हो, आइसो। जैसे जैसे 2 3 4 5, मान लो ये है, ब्रांच है, सोना नहीं है, ब्रांच है, एनर्जी, ब्रांच है, ब्रांच है, सेकेंड कार्बन पे ब्रांच है, एक कार्बन का ब्रांच है, आइसो बोलेंगे। सारी नींद टूट गई तुम्हारी। आइसो। कितने कार्बन है? टोटल कार्बन 6, हेक्स होगा, एन होगा, क्रांतिकारी, आइसोहेक्सेन। अगर मान लो भाई मेरा दिल है, मानता थोड़ी है इतना जल्दी, ये लो, ब्रांच है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन का ब्रांच है, आइसो लिखेंगे। टोटल कार्बन 6 है, एन आएगा, जल्दी करो, 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, हेक्सेन। रुक जाओ, रुक जाओ, हाँ, आइसो कोई भी चल, दोनों में से कोई। आइसोहेक्सेन बोला जा रहा है, तो ये भी बनाएंगे, ये या तो दोनों सही है, दोनों सेम है बेसिकली। अब जब को आईयूपीएसी कराएंगे तो वहां पे आपको पता चलता है ऐसे नमिंग करना है। जब आईयूपीएसी पढ़ाएंगे तो ये दोनों सेम, ये भी 2 मिथाइल पेंटेन है, ये भी 2 मिथाइल पेंटेन है, तो बोथ आर सेम। कॉमन नेमिंग में टोटल कार्बन पढ़ते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं। आया क्लियर? सुनो सुनो, तुम क्या कबड्डी खेल रहे हो भाई? पढ़ाई पे फोकस, पढ़ाई के समय सीरियस पढ़ाई। क्या छूट गया? चीते की चाल, बाजीराव की तलवार, और हमारी केमिस्ट्री पे शक नहीं करना। चलो, वाह वाह, तुमको मौका मिलना चाहिए, तुम बैंड वाले बनोगे भाई, मैं कह रहा हूं, तुम्हारा चलेगा एक महाराजा बैंड। अगर बनना है तो 1-2 साल में बन जाना, अपने काम आओगे। यूज्ड फॉर ब्रांच कंपाउंड, नियो 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 नियो, बस बस बेटा, पढ़ाई भी मैं कराऊंगा, बात भी मैं कराऊंगा, मस्ती भी मैं कराऊंगा, क्लास की जिम्मेवारी मेरी है, आप नहीं करोगे। ये वाला बजा दूं, नियो वाला, आइए नियो वाला सुनिए। हाँ आ रहे, मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपको सब्जेक्ट आता है, मास्टर से आगे निकलने की कोशिश, जैसे बचपन में क्या होता था, आपको कैंची साइकिल चला देते, सिखा देते थे पेरेंट्स, फिर आपको कायदे से क्या होना चाहिए? कैंची चलाना चाहिए। आप बैठते हो सीट पे, मुंह फूट जाता है, फिर गिरते हो। यहां भी वही होगा, मास्टर से आगे नहीं निकलना है। आपके मन में जो डाउट है वो हम 6 साल से ऑलरेडी क्लियर करते आ रहे हैं, हमें पता है कहां डाउट है।
अगर मान लीजिए अब लग रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए यहां भी है यहां भी है तो क्या होगा, आ रहा है ना, एक और आना चाहिए सर, डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, आ रहा है ना, इसके बाद पढ़ेंगे डबल वाला, उसके बाद पढ़ेंगे दोनों वाला, ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा। आइए नियो, नियो आइसो में हमने पढ़ा ब्रांच होना चाहिए या तो सेकंड लास्ट, कहीं भी एक कार्बन का ब्रांच होना चाहिए, कहीं भी एक कार्बन का ब्रांच होना चाहिए तो आपके पास आइसो आएगा। अगर 2 कार्बन का ब्रांच आ जाए तो आइसो नहीं होगा, 3 कार्बन का ब्रांच आ जाए तो आइसो नहीं होगा, एक कार्बन का ब्रांच होना चाहिए। अब आ जाओ, नियो कहता है, यह भी बिना रटाई कराऊंगा, बिना रटाई, नियो कहता है ब्रांच होना चाहिए सेकंड या सेकंड लास्ट पे 2 कार्बन का ब्रांच होना चाहिए, दैट इज नियो। आसान है ना, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आसान है। ब्रांच होना चाहिए सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 कार्बन का ब्रांच होना चाहिए। अब ध्यान देना, मैं बना रहा हूं CH3 कार्बन, यहां CH3, यहां CH3, एक सेकंड, यहां CH3, सुनना, ब्रांच है, ब्रांच है, सेकंड कार्बन पे ब्रांच है, वो भी 2 कार्बन का ब्रांच है, तो मैं इसको बोलूंगा नियो प्रीफिक्स। बोलो ठीक है। टोटल कितने कार्बन है, तो वर्ड रूट में पेंट लिखूं और एन लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत, एक और एक और एक और, ध्यान से, जैसे ये ले लो, आपके पास CH3 है, ये CH2 है, ये कार्बन है, ये CH3 है, आगे CH3 है, ये CH3। अब बताओ इसका क्या होगा, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, आराम से देखो कंपाउंड, घूर लो इसको पूरा अच्छे से। अब आपको घूरने के बाद पता लगा होगा कि ये ब्रांच है, सेकंड या सेकंड लास्ट पे अगर 2 कार्बन का ब्रांच लगाओ तो क्या लगेंगे, नियो। क्या यहां पे सेकंड लास्ट पे 2 कार्बन है, तो क्या मैं इसको नियो लिखूंगा। टोटल कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हेक्स है, आ जाएगा नियो हेक्स। क्लियर हुआ, कोई डाउट, तो इसको जल्दी से कॉपी में छाप लीजिए। गर्मी हो रही है भाई आज, नहीं एसी कम चल रहा है ना, एसी ये हट गया, सही बोल रहा हूं भाई, पंखा ज्यादा ठंडा हो रहा है, ये कूल मोड में नहीं है क्या, हाँ यार ये गर्म है, ये ठंडा ज्यादा है। किसके अंदर, अच्छा कितनी छोटी सोच है, सम पापड़ी खाएंगे सर, तुम थोड़ा गुलाब जामुन सोचो भाई, नहीं काजू कतली सोच पा रहे हो, रसगुल्ला सोचो भाई, सम पापड़ी खा लेंगे। एक तो सम पापड़ी नहीं होता, ये सोन पापड़ी होता है, गधे लोग सम पापड़ी खा लेंगे, नालायक। क्या लिख लिया, लिख लिया, लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन हेप्टेन, आइसोहेप्टेन, नियोहेप्टेन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन हेप्टेन, एन हेप्टेन, आइसोहेप्टेन एंड नियोहेप्टेन। जल्दी से बना दीजिए अपने अपने कॉपीज में। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन हेप्टेन, आइसोहेप्टेन एंड नियोहेप्टेन। सॉरी, हो गया, मास्टर से आगे कर रहे हो तुम, गिरोगे बेटा। करें करें, आंटी लोग जल्दी करो, हो गया, सही है, सही है, सही है, हाँ सही करो,
सही है, कूल। हाँ भाई, गलत है, गलत है, सही है, सही है तुम्हारा, गलत है। हाँ बस सही है, सही है, सही 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 है, सही है, सही है। वहां उतना दूरबीन थोड़ी लगा है, उधर देखूंगा मैं। हाँ भाई, चलो बढ़िया, बढ़िया, गुड गुड। हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एन हेप्टेन का स्ट्रक्चर बनाते, ध्यान देना, इधर इधर इधर। एन प्रीफिक्स का मतलब ब्रांच नहीं है, तो 7 कार्बन सीधा सीधा बना देना, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मैं आइसोहेप्टेन का बनाना चाह रहा हूं, इधर आओ। मतलब सेकंड या सेकंड लास्ट पे एक कार्बन का चेन होगा, 2 3 4 5 6 सेकंड। कई लोग ऐसे भी बनाए होंगे, एक ही बात है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब न्यू हेप्टेन का सोचते हैं। सेकंड या सेकंड लास्ट पे 2 कार्बन का चेन होगा, 2 3 4 5। अब कई लोग ऐसे बनाए होंगे, ये भी सही है, सेकंड पे 2 कार्बन है। कई लोग ऐसे बनाए होंगे, ये वाले। कई लोग ऐसे भी बनाए होंगे, एक ही बात है भाई। कई लोग ऐसे बनाए होंगे, क्या? एक सेकेंड, लास्ट सेकेंड पे मैं कहते कहते बेटा थक गया। सेकेंड या सेकेंड लास्ट, या का मतलब ऑप्शनल, दोनों नहीं होगा। समझ में आ रहा है? देखो नियो हेप्टेन ये नहीं है, 1 2 3 4 5, ये नहीं हो सकता भाई। सेकेंड पे 2 कार्बन का ब्रांच होना पड़ेगा, या फिर सेकेंड लास्ट पे 2 कार्बन का ब्रांच होना पड़ेगा। समझ में आया? दोनों, ऐसा नहीं कि एक सेकेंड पे डाल दिया एक सेकेंड लास्ट पे डाल दिया, लो ऐसे मिठाई थोड़ी बट रहा है। चलो नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, कोई बात नहीं, क्या? अच्छा, ये देखो, तुम इसी गोला के हो क्या? 1 2 3 4 5, ये कह रहा है ये देखो जरा आइसो, ये देखो नहीं हो गया भैया। 2 कार्बन का ब्रांच होना चाहिए, एक इधर एक इधर, अलग अलग, 2 अलग अलग कार्बन के ब्रांच होने चाहिए। दोनों कार्बन को एक साथ आप नहीं कर सकते, मिथाइल का ही ब्रांच होना पड़ेगा। समझ में आया? या तो ये कर लो या तो ऐसे ऐसे कर लो। समझ में आया? इथाइल नहीं लगा सकते, ब्रांच में हमेशा एक कार्बन होगा, मिथाइल होगा। आया समझ में? और कोई नई सोच? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोऑक्टेन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोऑक्टेन। बन गया? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोऑक्टेन। मैं बनाता हूं, रुको, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ऑक्टेन का मतलब 2 3 4 5 6 7, ये बना दूं? सही है? कितने लोग हैं? ये वाला आंसर सही है ना? बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया। बेटा पहली क्लास में आइसोऑक्टेन का हाइब्रिडाइजेशन निकलवाया हुआ है, इससे पहले आइसोऑक्टेन का सिग्मा बायंड पाई बॉन्ड और लोन पेयर भी कैलकुलेट कराया है। अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तुमने मेरे। अरे भैया इस दिन के लिए थोड़ी पढ़ाया था आइसोऑक्टेन का। ठीक है, आइसोऑक्टेन पहले पढ़ाया हुआ है, इसी दिन के लिए पढ़ाया था।
कि तुम थोड़ा मेरा दिल ना तोड़ो, तुमने दिल तोड़ दिया। आइसोऑक्टेन में क्या होता है भाई, ध्यान से इधर आओ। आइसोऑक्टेन में क्या होता है, आपको 5 कार्बन का चेन बनाना पड़ता है। 1 2 3 4 और 5 कार्बन का चेन बनाना होता है, ठीक है। सेकेंड कार्बन पे वो न्यू वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और उधर से सेकेंड वाले पे ये लगेगा। अब चूंकि आप लोगों को मैं मान के चलता हूं कि अनपढ़ हो, तो इसलिए ये भी बता देता हूं कि ये भी सही है बेटा। बात तो एक ही है भाई, सेकेंड या सेकेंड लास्ट, जरूरी नहीं कि लेफ्ट साइड में ही दो नियो आएगा, नहीं, ये नियो नहीं है, नियो जैसा है। ऐसा मत बोल देना सर इसमें आइसोऑक्टेन में नियो होता है, आइसोऑक्टेन में नियो नहीं होता है। आइसोऑक्टेन में एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है, सेकेंड कार्बन पे 2 कार्बन की चेन है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे 1 कार्बन की चेन है, या फिर सेकेंड पे 1 कार्बन की चेन है, सेकेंड लास्ट पे 2 कार्बन की चेन है। 2 अलग अलग कार्बन की चेन है, आया समझ में? दोनों मिथाइल की चेन है, साइड चेन मतलब ब्रांच है। चलो अब ये एक्सेप्शन क्यों हुआ सुनना। बोरो प्लस सुने हो, वैसलीन, बोरोलीन, ये सब पेट्रोलियम से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इन सब का जब पीछे पलटोगे तो लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम जेल बोलते हैं इसको, ठीक है। आइसोऑक्टेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, वैसलीन, बोरोलीन, बोरो प्लस, ये जितने भी आते हैं जो थोड़े ऑयली नेचर के होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसीलिए चिपचिपा होता है वो, क्योंकि उसमें पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वहां पे आइसोऑक्टेन एक बहुत मेजर कंपाउंड है, बहुत बड़ा रोल है इसका। आप आज ही जाना वैसलीन के पीछे पलट के देखना, आइसोऑक्टेन लिखा मिलेगा। बोरोलीन में देखना, बोरो प्लस में देखना, आइसोऑक्टेन या आइसोऑक्टेन का डेरिवेटिव जरूर मिलेगा। आइए अब क्या होगा, आइसोऑक्टेन जो है, जब नॉर्मल आइसोनियो रूल बन रहा था उससे पहले ही ये बहुत पॉपुलर कंपाउंड था। जब नॉर्मल आइसोनियो बन रहा था इससे पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड था, और साइंटिस्ट ऑलरेडी इसको बिना सोचे समझे आइसोऑक्टेन बोलना स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। तो चूंकि आइसोऑक्टेन के नाम से बहुत पहले से पॉपुलर था तो बाद में इसको चेंज नहीं किया गया, इसीलिए इसको एक्सेप्शन पढ़ते हैं। पहले से नॉर्मल आइसोनियो के बाद ये कंपाउंड नहीं बना है, उससे पहले से इसके ये पॉपुलर है आइसोऑक्टेन के नाम से। आप पूछो क्यों आइसोऑक्टेन बोल रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है, साइंटिस्ट को मर्जी था बोल दिया। समझ में आया? स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, 5 कार्बन की चेन होती है, या तो सेकंड पे 2 कार्बन लगा दो, या तो सेकंड लास्ट पे 2 कार्बन लगा दो, और एंड सो ऑन। चलो हाँ हाँ हाँ, आएगा अगले में, जब हम रेडिकल पढ़ रहे होंगे वहां पे आएगा। आइसोऑक्टेन जो आप कह रहे हो कि 7 कार्बन का चेन है और सेकंड पे ये लगा है, वो आ रहा है। सेकेंडरी टर्शियरी जो टर्म होते हैं उसमें आता है, आएगा, आगे का पार्ट है वो। आइए, क्या क्या कौन कह रहा है, लिखो अगला टॉपिक। लिखो अगला टॉपिक। चलो ठीक है, जाओ कल करते हैं, ठीक है। सामने बजा रहा है, देख रहे हो, देखो शायरी कुछ ऐसा है, अर्ज किया है कि नींद चुराने वाले, अर्ज किया है कि नींद चुराने वाले पूछते हैं सोते क्यों नहीं। हो गया, याद करने दो, फिर याद करने दो। हाँ, जो ऊपर मैंने सुना है वही सुनाओ। कितना अच्छा होगा कि मैं आज शायरी तुमको ना सुनाऊं।
कितना अच्छा होगा कि मैं आज शायरी आपको शायरी 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 याद नहीं आ रही है सच, कल सुनाऊंगा। याद नहीं है यार, याद नहीं है, कुछ बोल दें, कुछ याद नहीं है। सुनने दो यार, तुमने लास्ट क्लास में 2 सुन लिया था ना, मेरा स्टॉक खत्म हो गया। 3 सुनाए थे तो हो गया ना, फिर अब नहीं हो रहा, इतने में इतना ही मिलेगा। चलो चलो घर जाओ, नहीं नो नो शायरी टुडे। नहीं भाई, है ना बस ठीक है। हो गया मेरी क्लास, आपको क्लास तो लगी क्या होगा। तुम यार स्टूडियो हटवाते हैं, ऑनलाइन में तो नहीं लगाओ। इसे कंट्रोल कैसे करोगे आप, घुसते ही एकदम हो करते हो। एक रहे तो आप पकड़ लो, सबको तो बोल नहीं सकते। बट यही है, कोटा कल्चर पटना में डेवलप हो रहा है। मैं करवाता नहीं, बोल के थोड़ी कराता कि बचाओ। बोल के थोड़ी करता हूँ, और घुसते ही कैसे बोलो, तो जैसे वो रखा हो जी सर। ऑफलाइन थोड़ी तो एंजॉय कर रहे हैं। तो हो गया ना, सैटरडे कर ही रहे ना, मतलब शाम को। क्योंकि इसमें जो मैंने पूछा है कि फॉर्म तो भरने को बोल दिया, बट पूछा है कितने लोग जाने से, एक भी हाथ नहीं उठाए। नहीं नहीं, एक भी हाथ नहीं उठाए, 1 या 2 होगा मैक्सिमम। अभी पूछ क्या रहा हूँ मैं, राघवेंद्र भी था सामने में। मैंने कहा कि आपको जाना है, फॉर्म भर दो, बहुत इजीली चल जाएगा, सेम बैच है, सेम टीचर है, सब कुछ है, बस टाइम अलग है। 2:15 7:30, कोई नहीं जाने को तैयार। क्लास कहाँ लगेगी वो भी मैं बता दी, ऊपर ही लेगी। तो करना थोड़ा होगा तो डिफिकल्ट। तो उसमें 50-50 का रेशियो, मतलब 70-30 भी होता ना, 30% को बिठा देते, 50% भी वैसा है ना। कैसे करेंगे। उसके बगल वाली क्लास कितने कितने की है, उसमें बैठ जाएंगे 140-150 बच्चे। लेकिन मॉर्निंग इवनिंग का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही नहीं ना। क्लासेस क्लासेस का प्रॉब्लम नहीं, पर ऑनलाइन का प्रॉब्लम। ऑफलाइन पढ़ाना बहुत आसान है सर, ऑनलाइन में ना जान निकल जाती है, कंटिन्यूअस 2.5 घंटे बोलते रहो। इसमें रुक रुक के नोट करवाने का टाइम है, बच्चों के सामने थोड़ा सी मजाक चल गया तो बड़ा मजा आता है। शायरी वायरी बोल दी 1-2 बार। अरे सर मुझे पता है ना, अगर मैं थोड़ा उनको हंसा के लगे नहीं पड़ा, सब सो जाएंगे पीछे, जबरदस्त सोने वाले बच्चे हैं, सब सो जाएंगे। नहीं तो मैं थोड़ा सा बुलवा के बीच बीच में बुलवा देता हूँ एक बार, सब लोग आंसर एक साथ बोलोगे, तो बुलवाने पे सब जग जाते हैं वापस, नहीं तो बोरिंग होने लगता है। तो फिर तो दिक्कत वैसे भी हो रही है, क्योंकि आंसर बोल रहे थे बच्चे एक साथ बोलने पे, तो फिर भी आवाज आएगी। अगर वो मान लो डेस्क नहीं भी मार रहे हैं, क्लास के बाद बोल रहे मैं अगली बार यहाँ क्लास नहीं ले रहा। हाँ हाँ, वहाँ तो बहुत अच्छे से जा रही होगी ना। सर एक वो आप बच्चों से मिल के ना एक बार बता देना मेरे को, कुछ इंप्रूव करना है तो, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने हो या थ्योरी बढ़ाना हो, कुछ बता देना मिल के। हाँ ना, हाँ बता देना। हाँ। वो आपको आप बता देंगे, वो बाकी लोगों को डरेंगे। हाँ, आपको बता देंगे। तो
तो ऐसे ही करेंगे। ये नहीं उल्टा बोल रहे हैं, मुझे तो आगे बता रहे थे हम बोलते कि हमारे आपको जाओगे तो आपको वो एसी पंखा ये सब वो बताएंगे। अच्छा इसका एसी नहीं चल रहा भाई, आप जाओगे तो नहीं उसका एसी नहीं चल, गर्म हवा दे रहा है। आप जब अभी जाके हाथ लगाओ, अभी तक अभी जाओगे तो आइडिया लगेगा। अभी अब चले ही जाओ, बच्चे तो जा चुके हैं ना। तो अब गर्मी लगी ना बट हवा तो जो आ रहा है कौन से वाले क्लास में दोनों साइड, वो जो वॉल एसी लगा है ना, वॉल एसी, माउंट एसी नहीं, वॉल एसी, उसका देखो आप। वो शायद कूल मोड में नहीं है, आई थिंक उसका वो मोड चेंज करना होगा। बच्चे ठीक है सर, ये वाला बैच थोड़ा कमजोर है, नीचे वाला, वो वाला अच्छा है, वो वाला बच्चा अच्छा है। वो आया भी बात नहीं तो पहले यस एक्चुअली कमजोर है, तो इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा लिखवानी पड़ती है। वहां पे मैं जेई मेंस के क्वेश्चन कर रहा था, यहाँ नहीं कराता। वहां मैं नीट और जेई मेंस के क्वेश्चन करा रहा, इनको नहीं कराता। मुझे आइडिया नहीं नंबर कितना है, हो जाना चाहिए पुश कर करके। एक एडिशन करना था सर, वो मिस कर गए। एक एडिशन किसी ने किसी को करना था, सेम टीम वही बोरिंग। पीडब्ल्यू ना सर हर समय कुछ एक्साइटिंग करता रहता है, बच्चों को लगता है यार फिर नया कुछ हो गया। हम वही चीज वही टीम, बच्चा पढ़ चुका ना, उसमें रिकॉर्डेड है। संकल्प भारत वालों ने क्या की कि हमारी बैच उन्होंने बोल दी कि ये फ्री है, तुम्हें कोई दिक्कत लेने की जरूरत, तुम्हें न्यूट्रॉन बैच फ्री है। आपने देखा वो? तो उनको जब पुराना पूरा बैच रिकॉर्डेड एक साथ मिल रहा है, वाई दे विल परचेज द न्यू, उनको पता है सेम है। उन्होंने वो थोड़ी वो करी है स्ट्रैटेजी, इनका बैच सेल नहीं होने देता, तो उन्होंने फ्री कर दी बैच, सारा बैच फ्री है। गरिमा से लॉन्च और करवाया उन्होंने, गरिमा से लॉन्च करवाया, तो गरिमा तो प्रोएक्टिव है, जाके लॉन्च करा संकल्प भारत के सारे बैचेस फ्री। अभी उनका कुछ चल रहा है डिस्प्यूट, तो दूसरे को आने नहीं देते सर, उन तीनों का ना इशू है वो, गरिमा और नितेश और तमन्ना का, इन्होंने ग्रुपिंग कर लिया। अब वो किसी नए को लॉन्च नहीं करेंगे, ऐसे बढ़ेगा थोड़ी इंस्टीट्यूट। आप ही पे फोकस करते रहे, मान लो 3 ही लोग हैं, कन्फाइंड हो गया ना, ऐसे वैरायटी नहीं हुआ, डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स में पहुंच नहीं पाएंगे। अब वो मैंने वो प्रगेश बता रहा था कि कौन सा अच्छा 3000 हो गया, क्राउड है। कितने साल से यहाँ पे? अच्छा पिछले साल बहुत अच्छा बना। पिछले साल चालू किया था। हाँ पिछले साल पूरा किया। हाँ ओके बीएन से नहीं, हम नहीं है बस, सब शोर मैं ही नहीं करवाते। तो ऊपर से आ गया दोनों से आ रही है, यहाँ पे आती है नहीं आएगी 100% आएगी, नहीं आएगी नहीं ये इधर ये जो ना ये इधर गैप है और फ्रीडम नहीं आता है। सुनने समझने के लिए अच्छा है, प्रैक्टिकल नहीं है भाई ये। नहीं अच्छा आतिफ से मिल लेना आप, है ना, मैं उसमें नहीं रहूँगा, आप और आतिफ मिल लेना। आतिफ मेंटोर से हाँ अच्छा लगा, बात किया आपने? पहले लाइफ में मेरा हो गया, क्या बोला वो भी तो बैल वैल तो नहीं बोल रहे? अरे उतना एनर्जी होता तो पक्का मेरा मजा आ जाता। हाँ हाँ मजा आया जीरो एनर्जी नहीं चलेंगे एक्चुअली, वो बार सेट हो गया ना सर, कूद फांद के पढ़ाने वाली बार सेट हो गई। अब किसी वैसे को तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा, तो स्लो पढ़ाते हैं। नहीं आपको एक्सेप्ट करना तो जबरदस्ती करेंगे सर, उनको ट्राई करते हैं, वो सही था। पैरेलल क्लास बेसिक की लगा सकते हैं फिजिक्स में। नहीं 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 आप टाइम मत दो सर, इधर छोटा चीज है, बिगर पिक्चर में से जाएगा। बच्चों को देख के एक्साइटमेंट आता है, कोई ना सब्जेक्ट अच्छा उसमें मजा ही आता है। हाँ और मुझे लगता है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मुझसे कोई नहीं पढ़ा सकता है, बहुत अच्छा पढ़ा है। बस वही पढ़ा दो इनके लेवल, हम बस वही के लेवल पे और फिर पीछे पढ़ जाएगा, एक बार पढ़ लिया ना क्लास को तो अपने पैटर्न क्लास ही हाँ मेरे क्लास में हो गया ना, उसमें तो मतलब
विवेक सर मेरे से कहीं ज्यादा कहीं ज्यादा एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट। ऐसा भी नहीं कि एनर्जी कम है, पूरे एरिया में ही बाइंड की क्लास और फिर करूँ जैसे इनका इमेज है वैसा उनका इमेज है। ओके ओके बहुत Strong. खतरनाक है और एक फॉर्मूला को ये पता है कि इससे इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसको ये बोलवा दे। समझ और एलिमेंट ऑफ समझ गया। अब वो मेरी क्लास में पैरेलल